हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष राय, योर नीट काउंसलर। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि जब आप पैरेलली ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट की काउंसलिंग राउंड बाई राउंड करते हैं तो उसमें नेविगेशन कैसे करेंगे, क्या रूल्स होते हैं राउंड 1 से राउंड 2 में जाने के, क्या आप ऑल इंडिया से स्टेट में जाते हो तो रूल्स होते हैं। ये सारी चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत आसान भाषा में। तो आप पूरी वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आ जाएगी। और अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई डाउट रह जाए तो भी बताइएगा ताकि हम आगे उस पर वीडियो लेके आए। इस वीडियो में देखिए मैं आपको पूरा बताने वाला हूं हर एक स्टेट और ऑल इंडिया का कोरिलेट करके राउंड्स के बारे में, ठीक है। बट उससे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है। कोई भी बच्चा एक ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पैरेलली कराएगा और एक अपने स्टेट की काउंसलिंग कराएगा, इतना बेसिक आप अभी तक समझ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, जब ऑल इंडिया काउंसलिंग की आप पैरेलली कराओगे और स्टेट की कराओगे, किसी भी काउंसलिंग का जब रिजल्ट आता है, ठीक है, तो उसमें आपका नाम आता है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। तो वहां पे आपका अलॉटमेंट आता है, ठीक है। मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का रिजल्ट आया, ठीक है, उसमें आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, तो जब भी रिजल्ट आएगा तो आपके एक बच्चे को दो ही ऑप्शंस रहते हैं, या तो उसे कॉलेज अलॉट हुआ या तो उसे कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। जिन बच्चे को कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, ठीक है, उनको कोई टेंशन की बात नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे स्टेट का हो चाहे ऑल इंडिया का हो, और उस राउंड में वो जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें कोई रूल्स नहीं है, ठीक है ना। बट उनको अगर नहीं अलॉट हुआ तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं भाई। अगर नहीं अलॉट हो रहा है इसका मतलब दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उनका रैंक बहुत ज्यादा है, मतलब या तो उनका 20,000 25,000 रैंक है और कट ऑफ जा रही है 21,000 22,000 ही, ठीक है, इतना हो सकता है। या तो दूसरा हो सकता है कि उनका जो कॉलेजेस उन्होंने डाले हैं, ठीक है, सारे कॉलेजेस न डाल के सिर्फ लिमिटेड कॉलेज डाले हैं। जैसे उनका रैंक है 10,000, मान लीजिए मेरा रैंक है 10,000, हमने ऐसे कॉलेजेस डाले जिनकी लास्ट कट ऑफ 8,000 तक ही थी, तो मुझे नहीं मिलेगा कोई कॉलेज। ये एक तरीके का स्मार्ट डिसीजन भी कई बार होता है, और कई बार ये एक तरीके का अगर आप ना समझ के करो तो गलती भी हो जाती है कि आपको लिमिटेड कॉलेज डालने भी चाहिए, कई जगह नहीं भी डालने चाहिए, पूरे भी आपको डालने चाहिए। कब ऐसा करना चाहिए आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हर एक राउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर एक राउंड के बाद रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो हर एक राउंड के बाद क्या होगा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफीचर हो जाए, पूरा का पूरा आपका 10,000 ऑल इंडिया में जमा किया था खत्म हो जाएगा, फिर से आपको 10,000 देना पड़ेगा, तो 10,000 का लॉस हो सकता है आपका। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने गलती से ध्यान नहीं दिया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आगे आप किसी राउंड में एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो देखिए, अब मैंने बता दिया अगर रिजल्ट आता है तो दो ऑप्शन है, या तो आपको कॉलेज अलॉट होगा या तो आपको कॉलेज नहीं अलॉट होगा। नहीं अलॉट होगा तो कोई बात नहीं, आप धड़ल्ले से आगे अगले राउंड में बढ़ते जाएंगे। अलॉट होगा तो वहां पे अब दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अब बच्चे के ऊपर ऑप्शन आएंगे। यहां तक ये इंस्टीट्यूट का ऑप्शन था, ठीक है ना, ये इंस्टीट्यूट की ऑप्शंस था कि वो अलॉटमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, या एमसीसी या काउंसलिंग बॉडी का था, या काउंसलिंग बॉडी का था, ठीक है ना। अब जब काउंसलिंग बॉडी ने रिजल्ट दे दिया, उसके बाद जो ऑप्शन बचेगा बच्चे के पास कि क्या उस अलॉटमेंट पे बच्चा ज्वाइन कर रहा है कि नहीं ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। ज्वाइन करने का मतलब आप फिजिकली उस कॉलेज में गए, सारा डॉक्यूमेंट जमा किया, फीस जमा किया और एडमिशन, प्रॉपर एडमिशन ले लिया, उसी को कहते हैं ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के लिए आपको जाना होगा कॉलेजेस में, पूरा डॉक्यूमेंट्स जितने सेट ऑफ मांगे जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस के लिए कॉलेज की परेशान नहीं होनी है। जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें एक नोडल ऑफिसर का नंबर दिया रहता है, उस नंबर पे आप फोन करके सारी जानकारी उनसे ले सकते हो क्योंकि हर कॉलेज का वेरी करता है डॉक्यूमेंट की क्राइटेरिया, हर मतलब बेसिक सेट ऑफ तो वही होते हैं जो डॉक्यूमेंट से ही है, पर कुछ कुछ चीजें वेरी करती हैं जो बहुत माइन्यूट लेवल पे होती हैं, वो आप नोडल ऑफिसर से फोन करके पूछ सकते हो, और वो हर साल चेंज भी होते रहता है, ठीक है। तो आप नोडल ऑफिसर से फोन करके पूछ सकते हो उसके लिए, और तुरंत बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इसके लिए पहले से परेशान होने की जरूरत है, ठीक है। तो अब अलॉटेड बच्चे के पास दो ऑप्शन है, जिसको कॉलेज मिल गया, ज्वाइन करे नहीं ज्वाइन करे। अब जो बच्चा नहीं ज्वाइन करेगा ना, अब ये राउंड टू राउंड वेरी करता है। जैसे अगर आप ऑल इंडिया के राउंड 1 में है, आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने ज्वाइन नहीं भी किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ऑल इंडिया का राउंड 2 है और आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने नहीं ज्वाइन किया, तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफीचर हो जाएगा, मतलब आपको आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से 10,000 रुपया देना पड़ेगा जनरल के लिए, ठीक है ना। ओबीसी एसटी एसटी के लिए 5,000 है, ठीक है। अब एआईक्यू के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बता रहा हूं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन, कई बार अगर आपने मॉपअप में आपको कॉलेज मिला ऑल इंडिया के मॉपअप में और आपने नहीं ज्वाइन करा, तो इसका मतलब अगर आपको ऑल इंडिया में कॉलेज मिला और आपने नहीं ज्वाइन करा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप आगे के किसी राउंड में मतलब स्ट्रीम में एलिजिबल ही नहीं है।
आपका सिक्योरिटी मनी तो जाएगा ही, आपका साथ में आगे एलिजिबल भी नहीं होंगे इस ट्रे में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कॉलेज में, ठीक है, अगर आपने कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो फिर ऑप्शन आता है कि एक ऑप्शन आता है, या तो आप कॉलेज छोड़ नहीं पाओगे, ऐसा रूल्स होता है, हर राउंड के हिसाब से अलग अलग होता है, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, या आप छोड़ पाओगे। छोड़ने के लिए आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। रेजिग्नेशन तभी दे पाओगे जब आप ज्वाइन किए रहोगे कॉलेज। ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ, अलॉट होते ही आप रेजिग्नेशन दे पाओगे। तो कई सिनारियों में यह भी ऑप्शंस होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि कॉलेज अलॉट हो गया, जैसे मॉपअप राउंड में, ठीक है ना, मॉपअप राउंड में आपके पास कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, आपने नहीं ज्वाइन किया, ठीक है, तो आप किसी भी ऑल इंडिया के राउंड में एलिजिबल नहीं है। पर अगर आपको ऑल इंडिया से मॉपअप राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया, आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और आप चाहते हो रेजिग्नेशन देना, ठीक है, तो उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा रेजिग्नेशन देने के लिए। तो ये कुछ टर्म्स है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि अलॉटमेंट होना मतलब रिजल्ट आपको जो इंस्टीट्यूट दे रही है कि ये आपको अलॉट हुआ है। ज्वाइन करना मतलब आपने वहां डॉक्यूमेंट और फीस जमा करके प्रॉपर एडमिशन ले लिया। रेजिग्नेशन देना इसका मतलब आपने एडमिशन ले लिया था, लेने के बाद कैंसिल कराया। कई इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि जब आप रेजिग्नेशन देने जाओगे तो ठीक है, कई रूल्स में तो नहीं करते, ठीक है ना, कई सारे अभी राउंड्स हम जैसे जैसे समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि कई सारे राउंड्स में हमको रेजिग्नेशन देने का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। पर कई जगह अगर राउंड्स में हमारे पास ऑप्शन होता है तो वहां पर यह ऑप्शन मिलता है हमें कि वहां आप जाओगे तो इंस्टीट्यूट का जितनी फीस जमा होती है वो 10% फीस काट लेते हैं, फीस तुरंत नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन भी होता है, ठीक है। और कभी भी आपको किसी भी राउंड में अलॉट हो गया, जैसे एक और ऑप्शन होता है आपके पास, जैसे अगर कोई बच्चा ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो रेजिग्नेशन के अलावा एक और ऑप्शन आता है अपग्रेडेशन का, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड तक ही आता है, ठीक है ना, फर्स्ट राउंड तक ही आता है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आपके पास ऑप्शन होता है अपग्रेडेशन का भी, ठीक है। मतलब आप सेकेंड राउंड में अपने कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हो इसी रैंक पे, ठीक है। अगर आपके ऊपर का कोई कॉलेज खाली रहा तो अपग्रेड कर दिया जाए, ठीक है। इस सिनारियो में भी क्या होता है कि जब आपका सेकेंड राउंड में कॉलेज अपग्रेड होगा तो पहले आपको जाना होगा राउंड 1 के कॉलेज में एडमिशन कैंसिल कराने, वहां से रिलीविंग लेटर लेना होगा। एमसीसी के पोर्टल पे वो लोग कह रहेंगे कि आपका यहां से कॉलेज कैंसिल कर दिया गया है, और फिर आपको राउंड 2 में जाके एडमिशन लेना होगा, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जब आप राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपका एडमिशन राउंड 1 का कैंसिल हो जाता है। ऑल इंडिया की बात बता रहा हूं। लेकिन आपको पहले कॉलेज राउंड 1 के कॉलेज में जाना होगा, जाके वहां से डॉक्यूमेंट लेके आना होगा, ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस है बच्चों, ये बहुत ही टेडियस है, ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम है हमारे पास, ठीक है ना। मैक्सिमम किसी भी एक राउंड को होने में 10 से 15 दिन लगता है, पूरे राउंड को कंक्लूड होने में 15 से 20 दिन मैक्सिमम होता है। 20 दिनों में पूरा राउंड कंक्लूड हो जाता है। तो अगर हम पहले से ही वाइज डिसीजन रखते हैं कि हमें किस राउंड में कॉलेज ले लेना चाहिए, ठीक है, कहां पे कॉलेज ले लेना चाहिए, एक पहले से ही अगर हम पैरामीटर रखते हैं तो ज्यादा बेटर हम इस चीज को समझ पाएंगे। थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप हमारे द्वारा काउंसलिंग कराना, क्योंकि हम 4 से 5 सालों से ऑलमोस्ट काउंसलिंग करा रहे हैं, ठीक है ना, और हमारे हजारों बच्चे ऑलमोस्ट, ठीक है ना, अभी तक ऑलमोस्ट सारे मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ के तो सारे ही मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे हैं। एक पैन इंडिया हमने नेटवर्क बना रखा है मेडिकल स्टूडेंट्स का, जिसमें आपको किसी भी कॉलेज के हमारे पास एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट होती है, ठीक है। आप जब हमारे पास ज्वाइन करते हो तो एक कॉलेजेस की आपको प्रोफाइल मिलती है, ठीक है। हम पूरा आपको वो सारी चीजें देते हैं, अपने एक आपको डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, सारा डाटा देते हैं, क्या कट ऑफ रहा है, कैसे रहा है, ताकि आप हर एक कॉलेज के बारे में अच्छे से आप समझ पाओ और जान पाओ। ये चीजें हम सारी चीजें देते हैं आपको, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ऑल इंडिया का राउंड 1 करना चाहता है, ठीक है, ऑल इंडिया सिर्फ काउंसलिंग करना चाहता है, तो ऑल इंडिया के राउंड 1 में उसने पार्टिसिपेट किया। अब देखिए यहां पे मैं अलॉटमेंट, रेजिग्नेशन, ये सब टर्म यूज करूंगा। आप चूंकि ये टर्म समझ चुके हो तो बहुत आसान होगा आपके लिए, ठीक है। अगर ऑल इंडिया के राउंड 1 में उसने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, ठीक है, और उसको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है। अगर कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, ज्वाइन करे नहीं करे। चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर ज्वाइन करता है तो उसके पास एक ऑप्शन बचेगा, या तो रेजिग्नेशन दे, वो भी टाइम फ्रेम के अंदर होता है रेजिग्नेशन, ठीक है, या तो क्या करे अपग्रेड के लिए राउंड 2 में चला जाए, ठीक है, ये ऑप्शन है। अगर राउंड 1 में वो क्या करता है कि नहीं ज्वाइन करता है, नॉट ज्वाइंड, ठीक है ना, अगर उसने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, तो उसका कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है ना उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त होती है, ना उसको आगे के राउंड में रोका जाता है पार्टिसिपेट करने से, ठीक है। इसीलिए ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 को फ्री एग्जिट कहा जाता है, कि मतलब आपको कॉलेज अलॉट भी हो जाए अगर, तो आप नहीं ज्वाइन करोगे तो आपका कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है।
अब ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 होने के बाद होता है स्टेट का राउंड 1, ठीक है ना। ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 होने के बाद होता है क्या, स्टेट का राउंड 1, ठीक है ना। और स्टेट के राउंड 1 ऐसे ही चलता है, एक ऑल इंडिया चलता है, फिर स्टेट, फिर ऑल इंडिया, फिर स्टेट, ऐसे चलता है, ठीक है। कभी कभी डेट ओवरलैप भी कर जाती है, ठीक है। तो वहीं पे डिसीजन बहुत मायने रखता है कि आपको कहां पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए ये तो आपको फिक्स है कि आपके रैंक पे जो कॉलेजेस मिलने हैं, 10-12 कॉलेज हैं मान लीजिए, जो भी रैंक बैंड में है, ठीक है, उन्हीं में से 12-15 में से कोई कॉलेज मिलने हैं, ठीक है। तो उसमें तो एनालिसिस हम कर लेंगे, ठीक है। उसमें तो आप भी समझ लोगे कि अगर हमारा 10,000 रैंक है, मतलब 8,000 से लेके 12,000 के जो बीच के कॉलेज है, उन्हीं में हमें मिलने की चांसेस है, ठीक है। बट ये प्रोसेसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रूल्स में कई बार गड़बड़ी होने से बच्चों को दिक्कत होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया राउंड 1 में फ्री एग्जिट होने के बाद, ठीक है, अगर बच्चे ने फ्री एग्जिट ले लिया तो स्टेट के राउंड 1 में चला गया, क्योंकि उसका स्टेट का राउंड 1 चालू हो गया। अब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है ना। हम स्टेट वाइज जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको समझाएंगे, जैसे, ठीक है ना। मोस्टली स्टेट में यही होता है कि अगर आपने राउंड 1 में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने नहीं लिया, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाती है, ठीक है। कई सारे स्टेट्स में यह भी होता है कि अगर आपको ऑल इंडिया के स्टेट के राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है ना, और अगर आपने नहीं लिया तो आपको फर्दर किसी भी स्टेट के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। जैसे यूपी की बात करें, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप नहीं लेते हो, तो आपका सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी मनी का फॉरफीचर होगा यहां पे, ठीक है ना, और आपको आगे राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। 30,000 रुपया सिक्योरिटी मनी है, तो पैसा भी अच्छा खासा लगता है काउंसलिंग में, ठीक है ना। तो इस पैसे को भी आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैवलिंग, ये सब अभी बहुत कॉस्ट आने वाला है, ठीक है। आपको बार बार कॉलेजेस में जाना आना, ठीक है। तो ये आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हो एक अच्छे काउंसलर को हायर करके, ठीक है ना। अगर आप खुद कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप या कॉल, और हम आपको पूरी सर्विस हमारी टीम से कोई ना कोई रिसीव करेगा या कॉल बैक करके आपको समझाएगा। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करते हो, क्योंकि अभी हम रिजल्ट से पहले जो भी एडमिशन लेते हैं उसमें डिस्काउंट देते हैं, रिजल्ट के बाद जैसे ही होता है बहुत ज्यादा बच्चों का क्वेरी आ जाता है, तो हम खुद ही अपनी फीस को और बढ़ा देते हैं ताकि बच्चे कम आए। हम हैंडल उतने ही कर लेते हैं बच्चों को जितना कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनलाइजेशन पे बिलीव किया जाता है। एक काउंसलर को मैक्सिमम 10 बच्चे हम लोग देते हैं, हमेशा से देते हैं, ठीक है ना। तो यही होता है आपको, ताकि आपको लास्ट के मोमेंट में जब आपकी काउंसलिंग 1-2 दिन बचे तो आपको जो भी क्वेरीज हो हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। और इसीलिए हमने एक पैन इंडिया नेटवर्क खड़ा किया है एमबीबीएस स्टूडेंट्स का, जो आपको पूरी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। जैसे आप पेमेंट करोगे 24 घंटे के अंदर उनसे कनेक्ट करा दिया जाएगा, वो सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करेंगे, और नीट शास्त्र की एक्सपर्टीज उनके पास रहेगी और सारे डाटाज उनके पास रहेंगे जो आपको दिए जाएंगे, और उनके पास भी होंगे जो आपको वो हेल्प करेंगे थ्रू आउट द काउंसलिंग में। देखिए अब स्टेट के राउंड 1 में, ठीक है, जैसे ही स्टेट का नियम होगा उसके अकॉर्डिंग अब वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में अगर बच्चा आ जाता है, ठीक है, ऑल इंडिया के राउंड 2 में अगर बच्चा आ जाता है, ठीक है। अब यहां पे 2 ऑप्शन है, ठीक है, उसको अलॉट हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं होता, धड़ल्ले से नहीं हो रहा है इसका मतलब तो आगे आगे चलता ही जाएगा, ठीक है ना। नहीं होने का मतलब ही यही है, ठीक है। अब नहीं होना, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अभी मैं आपको समझाऊंगा ये चीज कि कुछ लोग जानबूझ के मॉप अप तक कैसे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर हो गया, ठीक है, ऑल इंडिया के राउंड 2 में, तो 2 ऑप्शन है, आप ज्वाइन करेंगे, नॉट ज्वाइन करेंगे। अगर आप ज्वाइन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, अगर आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वो आपका फाइनल कॉलेज होगा। उसके बाद आप किसी तरह के किसी अपग्रेडेशन में, किसी भी राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हालांकि रूल्स होता है कि ज्वाइन करने के बाद आप रेजिग्नेशन दे सकते हो, ठीक है, कई बार होता है, पिछले साल भी हुआ था, ठीक है। वो हर साल रूल्स वेरी करते हैं, ठीक है। जब आपके वो रूल्स आते हैं वो कॉलेजेस पे भी डिपेंड करते हैं कि क्या आपका कॉलेज वाला आपके डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, क्योंकि आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर भी लिए, एडमिशन मिल भी गया कहीं, अगर आपको, अगर पिछला कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट नहीं देगा तो एडमिशन नहीं होना है, ठीक है। तो ये कॉलेजेस टू कॉलेजेस भी कई बार वेरी करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अगर आप ज्वाइन करने के बाद रेजिग्नेशन देने का ऑप्शन मान के चलिए नहीं, ना के बराबर होता है, ठीक है। कई बार नहीं देते ऑल इंडिया के राउंड 2 में, क्योंकि यही रूल्स बनाया गया है कि ताकि आप वहां के बाद सीट बर्बाद ना हो उनकी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि नहीं ज्वाइन किया अगर किसी ने, ठीक है, मुझे अलॉट हुआ नहीं ज्वाइन किया, तो क्या होगा। अगर मुझे राउंड 2 में ऑल इंडिया के कॉलेज अलॉट हुई और हमने नहीं ज्वाइन किया, ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो सिक्योरिटी मनी, अगर मैं जनरल हूं 10,000 लगा है तो वो फॉरफीचर हो जाएगा। आगे की ऑल इंडिया राउंड काउंसलिंग के लिए मैं एलिजिबल हूं, बस हमारी सिक्योरिटी मनी का लॉस होगा, ठीक है ना।
उसके बाद अगर हम फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर नहीं ज्वाइन किया, नहीं मिला, तो मॉपअप में चले जाएंगे। ठीक है, मॉपअप में फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है। ठीक है, तीनों राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। ठीक है ना, फिर से कॉलेजेस भर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, ऑल इंडिया राउंड 2 के बाद स्टेट का राउंड 2 होता है। स्टेट का राउंड 2 मोस्टली हर स्टेट में अल्टीमेट राउंड होता है। मतलब अगर यहां कॉलेज आपको मिल गया तो आपको लेना ही है। ठीक है ना, कोई ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं लोगे तो आगे स्टेट की किसी काउंसलिंग में पार्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो स्टेट के राउंड 2 में मोस्टली बच्चे सेटल हो जाते हैं। इसीलिए मॉपअप के राउंड का कट ऑफ कम चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया स्टेट के राउंड 2 में मैक्सिमम बच्चों ने सीट ले लिया। अब उसके बाद होना है मॉपअप राउंड, तो बहुत जो बच्चे बचेंगे जिन्होंने यहां नहीं लिया सीट या जिनको नहीं मिला वही यहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो मॉपअप राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग होती है, और चॉइस फिलिंग होने के बाद फिर से बच्चे क्या करते हैं, उसमें पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, सिक्योरिटी मनी देते हैं। अगर उनका फॉरफीचर हो गया तो रिजल्ट आता है। अब 2 ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप ज्वाइन करोगे या नॉट ज्वाइन करोगे। ठीक है, ज्वाइन करोगे तो वो अल्टीमेट और फाइनल कॉलेज है कि इसके बाद कोई रेजिग्नेशन नहीं होगा, कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मॉपअप में जो कॉलेज मिल गया वही आपका फाइनल कॉलेज होगा। ना आप स्टेट में ले पाओगे ना कहीं ले पाओगे। ये रूल साफ साफ लिखा है एमसीसी के ब्रोचर में। अगर मॉपअप राउंड ऑल इंडिया में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप किसी भी स्टेट के भी मॉपअप में नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे, ना ही ऑल इंडिया के स्टे में कर पाओगे। ये रूल साफ साफ एमसीसी के ब्रोचर में लिखा है। ये बस ध्यान से सुनिएगा, आप समझिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब मॉपअप राउंड में आपको रिजल्ट आ जाता है, आपने ज्वाइन कर लिया, तो ये कंडीशन, नहीं ज्वाइन किया तो भी आप किसी भी तरह के पार्टिसिपेट ऑल इंडिया के राउंड में नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रे में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होती है। जो चॉइस फिलिंग आपने मॉपअप में करी है उसी के बेसिस पे स्ट्रे में भी अलॉटमेंट होती है। तो अगर आपको मॉपअप में अलॉट हुआ तो आपने नहीं लिया तो स्ट्रे में आप जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, जा ही नहीं पाओगे। सिक्योरिटी मनी तो आपका जाना ही है। ठीक है, आप आगे की काउंसलिंग में भी पार्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ, एक ऑप्शन यहां पे ये बचता है। ठीक है, कि आप स्टेट के मॉपअप में जा सकते हो अगर आपको यहां कॉलेज अलॉट हुआ नहीं लिया तो। ठीक है ना, पर वो भी बहुत रिस्की होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार अगर डेट कोलैप्स कर जाती है, ठीक है, तो आप डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। अगर डेट पैरेलली पड़ जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल डेट्स भी कई चेंज होती है, क्योंकि पिछली बार देखो कोविड का इफेक्ट था तो डेट्स बहुत सारी कोलैप्स की। एक्चुअली होता यही है कि आपका ऑल इंडिया राउंड के बाद स्टेट राउंड 1, फिर ऑल इंडिया राउंड 2, फिर स्टेट राउंड 2, फिर मॉपअप ऑल इंडिया, फिर मॉपअप स्टे, फिर स्टे ऑल इंडिया। इस तरीके से काउंसलिंग चलती है। ठीक है, बट एक्चुअली इस तरीके से ना चल के कई बार कोलैप्स भी कर जाती है, तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट रखता है डिसीजन मेकिंग थिंग्स। और हमारी एक्सपर्टीज है डिसीजन मेकिंग थिंग्स में ही। हम आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि क्या आपको करना चाहिए आपके लिए। जरूरी नहीं है कि 12,000 रैंक पे अगर किसी को मॉपअप में अच्छा कॉलेज मिल गया तो आप भी मॉपअप तक जाओ। क्या आपकी रिस्क एपेटाइट उतनी है कि आप रिस्क ले सकते हो? ठीक है ना, क्योंकि मॉपअप का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है ना, कई लोग ये ऐसा कहते हैं, ठीक है, कि हम मॉपअप में कैलकुलेट करके आपको बता सकते हैं कि कितनी सीट्स आएंगी, क्या आएंगी। ये बिल्कुल बेवजह बात है। मैं बताता हूं क्यों। ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर मॉपअप राउंड में वो सीटें जाती हैं जो ऑल इंडिया राउंड 2 में बच्चों ने छोड़ा है। ठीक है, और कितने बच्चे छोड़ेंगे ये आपको पहले से कैसे पता है? कि आपको, जैसे अभी आप बात करोगे ना बहुत सारे काउंसलर से, तो आपको यही बोलेंगे कि मॉपअप में मैं आपको ये कॉलेज दिला दूंगा, वो कॉलेज दिला दूंगा। लेकिन आपको अभी से कैसे पता कि राउंड 1 में कितने बच्चे नहीं लेंगे, राउंड 2 में कितने बच्चे छोड़ेंगे ताकि वो सीट आएगी और वहां आप चले जाओगे? हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है अगर स्टेट के राउंड 2 के आपको रिजल्ट सारे पता चल जाए अलग अलग जगह के, जो हम लोग भी उसी का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि स्टेट के अलग अलग, राजस्थान के, एमपी के, यूपी के सारे पता चल गया, तो हमें ये पता चल गया इतने बच्चे स्टेट में सेटल हो गए जो ऑल इंडिया में भी पार्ट कर रहे थे, तो वो बच्चे तो मॉपअप में नहीं जाएंगे। अब जो बच्चे बच गए उन बच्चों की एनालिसिस डाटा की निकाल लिया, उन बच्चों में हम देख लेते हैं। फिर भी वहां रिस्क इन्वॉल्व होता है, एक्यूरेटली वो नहीं कह सकते कि हम यही होना है। अगर हमें हर स्टेट का डाटा भी पता चल जाता है और उन सारे स्टेट के डाटा को, बच्चों को हम ऑल इंडिया के लिस्ट से हटा देते हैं, तो भी जितने बच्चे बच जाएंगे, फिर भी उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होती, क्योंकि कई बार कई स्टेट्स ऐसा अलाउ करते हैं राउंड 2 में बच्चे अलॉटमेंट, क्योंकि आप जो लिस्ट देखोगे वो हमेशा अलॉटमेंट की देखोगे। ज्वाइंट की लिस्ट फाइनली आती है, बाद में आती है। अलॉटमेंट और ज्वाइंट में फर्क है, इस बात को समझना है आपको। जैसे अगर हमारे पास लिस्ट आई कि सारे स्टेट की अलॉटमेंट थी, क्या फर्क, क्या इंपॉर्टेंट है कि सारे बच्चे जिनको अलॉट हुआ है वो ज्वाइन कर ही रहे, कितने बच्चे नहीं ज्वाइन करके एआईक्यू के मॉपअप में आ गए, तो आपके पास लिस्ट अलॉटमेंट की आ रही है। हाँ, उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है, बट वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इस बात को आपको समझना है।
तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रोसेस को समझना, ठीक है। और हाँ, अपने काउंसलिंग और कॉलेज को समझना, दो चीज काउंसलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पूरे प्रोसेस को समझना, और कॉलेजेस जो आपको मिलने की संभावना है उनकी ऑन ग्राउंड रियलिटी को चेक करना, जो नीट शास्त्र करता है और नीट शास्त्र के काउंसलर्स करते हैं। तो आप हमारी काउंसलिंग इसके लिए अगर चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर बाकी आपको अगर लगता है कि हम स्ट्रे में आपको अच्छा कॉलेज दिला दें, तो हम पहले ही कहते हैं आप हमारी काउंसलिंग मत ज्वाइन करो, क्योंकि हम झूठा होप नहीं देना चाहते हैं कि बाद में आपको चल के दुख हो। हमें बच्चे फोन करते हैं अगर 597 590, ठीक है ना, हमें फोन करते हैं 590 580 पे, हम बच्चों को बोल देते हैं कि आप काउंसलिंग कराओ, लेकिन आप अपनी तैयारी भी जारी रखो। और ऐसे बहुत सारे बच्चे अगले साल फोड़ के रख देते हैं, 670 680 लाते हैं। तो आपको एक ऑथेंटिक चीज को समझना है, क्योंकि हम लोग इतने सालों से एग्जाम के फील्ड में हैं, हम सीयूईटी पे लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप जाके देख सकते हो, हमारा बेसिक शिक्षा चैनल है, 2,44,000 सब्सक्राइबर हैं, वहां पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हजारों बच्चे हमारे अलग अलग कॉलेजेस में हैं, बीएचयू, ड्यू, इन सब में पूरा एक नेटवर्क हमारे पास स्टूडेंट्स का, जिसका हमारे पास एक्सपर्टीज है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, स्टे राउंड की बात करते हैं। अब देखो, स्टे राउंड फाइनल राउंड होता है, यहां के बाद आप फाइनली एडमिशन हो ही जाना है, ठीक है। कई बार, पिछली बार 2021 में स्पेशल स्टे भी हुआ था, ठीक है, पर उसके अलग अलग कंडीशंस होते हैं, बस 4 ही राउंड होता है मोस्टली, ठीक है। और 4 ही राउंड होना भी है, ठीक है ना। अगर कुछ स्पेशल कंडीशन नहीं आया तो 5वां राउंड नहीं होता है, ठीक है। अगर स्टे राउंड की हम बात करेंगे, स्टे राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन एलिजिबल है स्टे राउंड के लिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है, ठीक है। तो अगर स्टे राउंड के लिए एलिजिबिलिटी समझेंगे, वो बच्चे जिनको कहीं कुछ नहीं मिला है वो बच्चे एलिजिबल है। वो बच्चे, ठीक है, जिनको कहीं कुछ नहीं मिला है वही एलिजिबल है, ठीक है ना। अगर आपको मॉपअप में भी कुछ मिल गया था, आपने नहीं लिया, तो नहीं एलिजिबल है। अगर स्टेट में भी आपको मिल गया और आपने नहीं लिया है, तो नहीं एलिजिबल है, ठीक है। अगर आपने मॉपअप में पार्टिसिपेट ही किया और आपको पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो भी नहीं एलिजिबल है। तो ये सब आपको समझना है। तो इसीलिए स्ट्रे की कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि वहां तक वही बच्चे पहुंच ही पाते हैं जिनको कुछ ना मिले। अब कुछ लोग स्मार्ट डिसीजन कैसे लेते हैं भाई, जैसे मतलब स्मार्ट डिसीजन नहीं, उसको रिस्क कहा जाता है, रिस्क एपेटाइट है। आपकी अपनी अपनी भूख हो सकती है। कई लोग रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, कई लोग रिस्क मॉडरेट रखना चाहते हैं। जितना आपका रिस्क उतना जैसा आपका हो सकता है। कई बार रिस्क रिवॉर्डिंग भी होता है, रिस्क के फायदे भी होते हैं, कई बार नुकसान भी तो होता है। आपको पूरी दुनिया यूट्यूब रिस्क के फायदे ही दिखाती है कि मॉपअप में जाने के फायदे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मॉपअप में बहुत सारे जाने थे, बच्चों का नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं है, पर दोनों को हमें समझना है, फायदा नुकसान दोनों को समझना है। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, मॉपअप में चॉइस फिलिंग किया, ठीक है ना, मॉपअप में लिमिटेड कॉलेज डाला, ध्यान से सुनिएगा, लिमिटेड कॉलेज डाला। अब इन लिमिटेड कॉलेज को डालने की वजह से वो ऑलरेडी उनको अलॉटमेंट कोई नहीं हुआ, तो उनका सिक्योरिटी मनी भी बच गया, वो आगे के लिए एलिजिबल भी हो गए और आगे उनको चॉइस फिलिंग करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये ऑलरेडी क्या हो गए, स्टेम में चले गए, क्योंकि उनको कोई कॉलेज मिला ही नहीं, लिमिटेड कॉलेज डाले थे। पर यहां पर रिस्क क्या है ये समझिए, कि आपने जो कॉलेज डाले थे वही कॉलेज चॉइस फिलिंग स्ट्रीम में भी एलिजिबल होंगे, नया आपको भरने नहीं दिया जाएगा। तो अगर उन कॉलेजेस की सीट नहीं आती है या उन कॉलेजेस की सीट कम आती है, तो यह भी चांस है कि आपको स्ट्रे के बाद कोई कॉलेज भी ना मिले। यह भी तो चांस है कि स्ट्रे के बाद, अगर स्ट्रे में आपको कोई अलॉट नहीं हुआ, क्योंकि आपने सारा कॉलेज तो भरा नहीं है कि कुछ ना कुछ अलॉट हो ही जाएगा। मॉपअप में सारा भर दिया रहता तो कुछ ना कुछ हो जाता, अगर अच्छा रैंक होता तो ये रिस्क भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें कैलकुलेटेड हम समझते हैं। जब भी आप हमारे काउंसलिंग टीम को ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी चीजें समझाई जाती है, बताई जाती है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको रिस्क को मैनेज करना, और पहले ही एक आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया जाता है कि हम किस राउंड में कॉलेज उठाने वाले हैं, ठीक है। और ये कॉलेजेस हैं, आप इन कॉलेजेस पे रिसर्च आप भी चालू कर दो, आप भी समझो, क्योंकि आप ही को एडमिशन लेना है। हम अपने एंड से सारा डाटा, सारा कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि काउंसलिंग में आप हमसे ज्वाइन करना, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। इतनी डिटेल आपको एनालिसिस के साथ शायद ही यूट्यूब पे किसी ने बताया होगा, एक एक चीज नेविगेशन को समझाया होगा। अगर आपको सच में लगता है तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने दोस्तों तक जो नीट की काउंसलिंग करा रहे हैं उन तक शेयर करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ठीक है, कि नीट काउंसलिंग के लिए आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जाती है। और हम लोग आगे आने वाले समय में और सारा डाटा के एनालिसिस के साथ, सारी चीज़ों के साथ हम बात करेंगे। बट 2 चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग में, जो मैं अभी भी बोलूँगा। एक, आपको काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से समझना, उसके नेविगेशन को अच्छे से समझना, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि कॉलेजेस जो आपके पॉसिबल हैं उन कॉलेजेस की ऑन ग्राउंड रियलिटी को चेक करना, ठीक है। चलिए, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।